वेलकम टू स्टडी 92। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब सेशन स्टडी 92 में। तो आज का हमारा टॉपिक है आपदा प्रबंधन से रिलेटेड चैप्टर 3 यानी कि प्राकृतिक आपदा एवं भूकंप एवं सुनामी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3 आपदा प्रबंधन का, प्राकृतिक आपदा एवं भूकंप एवं सुनामी। तो इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम आज पढ़ेंगे। तो हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भूकंप का सर्वाधिक खतरनाक जोन है। क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन भूकंप का सर्वाधिक खतरनाक जोन है। तो ऑप्शन नंबर ए है जोन 2, बी है जोन 3 एंड सी है जोन 4 और डी है जोन 5। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन भूकंप का सर्वाधिक खतरनाक जोन है। क्वेश्चन है कि भूकंप का जो सबसे खतरनाक जोन होता है वो निम्न में से कौन सा है। तो ऑप्शन आप लोग के सामने स्क्रीन पे दिया हुआ है, जोन 2, जोन 3 और जोन 4 और जोन 5। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा फटाफट कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि बोर्ड एग्जाम में 100% आते हैं। तो चलिए एक नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि जोन 5, यानी कि जो जोन 5 है वो भूकंप का सबसे खतरनाक जोन होता है। एंड उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 2 नंबर, 26 दिसंबर 2004 ईस्वी को विश्व के किस हिस्से में भयंकर सुनामी आई थी। यानी कि 26 दिसंबर 2004 में एक सुनामी आई थी, वो विश्व के किस हिस्से में सबसे भयंकर रूप में साबित हुई थी, यानी कि उधर बहुत ही ज्यादा उस सुनामी से खतरा हुआ था, क्षति हुआ था। तो देखते हैं कि ऑप्शन क्या दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है पश्चिम महासागर, बी है प्रशांत, सी है अटलांटिक महासागर, डी है बंगाल की खाड़ी। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा फटाफट कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए कि 26 दिसंबर 2004 ईस्वी को विश्व के किस हिस्सों में भयंकर सुनामी आई थी। पश्चिम महासागर, प्रशांत, अटलांटिक महासागर एंड बंगाल की खाड़ी। तो चलिए 2 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि बंगाल की खाड़ी। जो 26 दिसंबर 2004 ईस्वी को जो भयंकर सुनामी आई थी वो बंगाल की खाड़ी में आई थी। एंड उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन है, भूकंप से पृथ्वी की किस सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन को ध्यान से आप लोग समझिए कि भूकंप जो आता है, भूकंप से पृथ्वी की सतह पर जो पहुंचता है सबसे पहली तरंग, यानी कि कंपन होता है, उसी को ना हम लोग भूकंप कहते हैं। तो जो भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है, कौन से तरंग उसको बोलते हैं जो भूकंप के लिए सबसे पहले पृथ्वी की सतह पर पहुंचती है। तो ऑप्शन नंबर ए है पी तरंग, बी है एस तरंग, सी है बी तरंग एंड डी है टी तरंग। तो आप लोग फटाफट इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। आप लोगों से क्वेश्चन कोई भी व्यक्ति पूछ सकता है कि अगर आप लोग आपदा प्रबंधन से रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं तो उस पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भूकंप से पृथ्वी की सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को किस नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में हर बार रिपीट होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी एंड लघु उत्तरीय क्वेश्चन में भी। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा फटाफट कमेंट सेक्शन में आप लोग शेयर कीजिए। ऑप्शन हमारा है पी तरंग, एस तरंग, बी तरंग एंड टी तरंग। तो चलिए 3 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि पी तरंग। भूकंप से पृथ्वी पर के सतह पर पहुंचने वाली सबसे पहली तरंग को पी तरंग के नाम से जाना जाता है। एंड उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 4 नंबर, महासागर की तली पर होने वाला कंपन को किस नाम से जाना जाता है। यानी कि महासागर की तली पर जो कंपन होता है, महासागर की तली पर होने वाला जो कंपन होता है उसको किस नाम से जानते हैं, उसका नाम क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए है भूकंप, बी है चक्रवात, सी है सुनामी एंड डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फटाफट कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए कि महासागर की तली पर होने वाला कंपन को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन है हमारा भूकंप, चक्रवात, सुनामी और इनमें से कोई नहीं। तो चलिए 4 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सुनामी। आप लोगों ने सुना होगा कि सुनामी एक प्राकृतिक आपदा है, तो वो महासागर में होने वाली जो कंपन होता है, कंपन होने वाली तली को, उसी को सुनामी कहते हैं, उसी का नाम सुनामी है। एंड उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 5 नंबर, निम्न में से कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है। निम्न में से कौन सा भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है, यानी कि भूकंप वहां पे अधिक आता है। तो आप देखते हैं कि ऑप्शन नंबर में क्या दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा देहरादून, बी है रांची, सी है हैदराबाद एंड डी है चेन्नई। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा फटाफट कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए कि निम्न
सर्वाधिक संवेदनशील नगर है? ऑप्शन है हमारा देहरादून, रांची, हैदराबाद एंड चेन्नई। तो चले 5 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि देहरादून। जो देहरादून है वो भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है। एंड उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 6 नंबर, सुनामी का संबंध है, यानी कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो सुनामी आता है वो सुनामी एक प्राकृतिक आपदा, तो उस सुनामी प्राकृतिक आपदा का जो संबंध है, रिलेशन है, वो किस चीज से रिलेशन है? तो देखते हैं कि इसमें ऑप्शन क्या पूछ रहे हैं हमसे। तो ऑप्शन नंबर ए है स्थल से, बी है समुद्र से, सी है आसमान से एंड डी है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा फटाफट कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए कि सुनामी का जो संबंध है वो किस चीज से है, स्थल से, समुद्र से, आसमान से या इनमें से कोई नहीं। यानी कि इन चारों ऑप्शन में से राइट आंसर क्या होगा फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। तो चलिए 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि समुद्र से। आई होप आप लोगों को इसका राइट आंसर पता होगा कि जो सुनामी का संबंध होता है, सुनामी का रिलेशन समुद्र से ही होता है। एंड उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 7 नंबर, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्रों को क्या कहा जाता है? यानी कि जो भूकंप केंद्र होते हैं, उससे रिलेटेड जो केंद्र होते हैं पृथ्वी से स्थित ऊर्ध्वाधर केंद्र, उसको क्या कहा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा भूकंप केंद्र, बी है अधिकेंद्र, सी है अनुकेंद्र एंड डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फटाफट कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए कि भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है। ऑप्शन है हमारा भूकंप केंद्र, अधिकेंद्र, अनुकेंद्र एंड इनमें से कोई नहीं। तो चलिए 7 नंबर क्वेश्चन की राइट आंसर की बात करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि अधिकेंद्र। जो भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पे स्थित जो केंद्र होता है उसे अधिकेंद्र का नाम दिया जाता है, यानी कि अधिकेंद्र के नाम से जाना जाता है। एंड उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 8 नंबर, इनमें से कौन भूकंपीय तरंग नहीं है? क्वेश्चन पूछ रहे हैं हमारा कि इनमें से कौन भूकंपीय तरंग नहीं है, यानी कि वो भूकंप का तरंग में नहीं उसको शामिल किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए है पी, बी है एल, सी है एस एंड डी है ओ। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए कि इनमें से कौन सा भूकंपीय तरंग नहीं है, पी, एल, एस और ओ। तो चलिए 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ओ। जो ओ है वो भूकंपीय तरंग नहीं है। एंड उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 9 नंबर, भूकंप अथवा सुनामी से बचाव का इनमें से कौन सा तरीका सही नहीं है? यानी कि क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि भूकंप अथवा सुनामी सब आते हैं प्राकृतिक आपदा, इनसे जो हम बचते हैं, इनसे बचाव करते हैं, तो इनमें से कौन सा तरीका है जो सही नहीं है? वो सही मायने में भूकंप और सुनामी से बचाव के तरीके नहीं है, जिसे हम नहीं अपना सकते हैं और जिस तरीका को अपना के हम बच नहीं सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है भूकंप के पूर्वानुमान को गंभीरता से लेना, बी है भूकंप विरोधी भवनों का निर्माण करना, सी है गैर सरकारी संगठनों द्वारा राहत कार्य हेतु तैयार रहना एंड डी है भगवान के भरोसे बैठे रहना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप लोग फटाफट कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए कि भूकंप अथवा सुनामी से बचाव का इनमें से कौन सा तरीका सही नहीं है, यानी कि गलत तरीका है। फटाफट इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। ऑप्शन आप लोग के सामने स्क्रीन पे दिया हुआ है, भूकंप के पूर्वानुमान को गंभीरता से लेना, भूकंप विरोधी भवनों का निर्माण करना, गैर सरकारी संगठनों द्वारा राहत कार्य हेतु तैयार रहना एंड डी है भगवान के भरोसे बैठे रहना। तो चलिए 9 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि आप लोगों को ये क्वेश्चन को पढ़ते और समझते ही इसका राइट आंसर पता चल गया होगा कि ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि भूकंप अथवा सुनामी से बचाव के इनमें से कौन से तरीके सही नहीं है। तो भगवान के भरोसे बैठे रहना, भगवान के भरोसे बैठने से कुछ भी नहीं होगा, हमें तुरंत ही उसके बचाव के कारण ढूंढने होंगे। जैसे भूकंप आने और सुनामी आने के वक्त भूकंप के पूर्वानुमान को गंभीरता से लेना, यानी कि अनुमान मुझे है कि भूकंप आने वाला है तो उसको गंभीरता से लेना होगा, सीरियस लेना होगा। एंड उसके बाद भूकंप विरोधी भवनों का निर्माण करना होगा, गैर सरकारी संगठनों द्वारा राहत कार्य हेतु तैयार रहना होगा, हमेशा रेडी रहना होगा, बट भगवान के भरोसे नहीं बैठना होगा। यही इसका राइट आंसर होगा। ये तरीका बिल्कुल सही नहीं है भूकंप और सुनामी से बचने का। एंड उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 1 नंबर, यानी कि हम लोगों ने 9 क्वेश्चन पढ़ा था चैप्टर 3 का, यानी कि चैप्टर 3 का क्वेश्चन पढ़ता अभी चैप्टर 4 है हमारा जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन। हमारा ये चैप्टर है चैप्टर 4 जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन। इससे रिलेटेड हम 4 क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा
ऑप्शन नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए। क्वेश्चन देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बाढ़ के समय, जब भी बाढ़ आते हैं तो उस समय निम्नलिखित में से किस स्थान पे जाना चाहिए, कौन सी जगह हमारे लिए बेटर होता है बाढ़ की स्थिति में। तो ऑप्शन नंबर ए है ऊंची भूमि वाले स्थान पर, बी है गांव के बाहर, सी है जहां है उसी स्थान पे, एंड डी है खेतों में। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा फटाफट कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए कि बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना चाहिए। ऑप्शन आप लोग के सामने दिया हुआ है, ऊंची भूमि वाले स्थान पे, गांव के बाहर, जहां है उसी स्थान पे, एंड खेतों में। तो इसका राइट आंसर की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि ऊंची भूमि वाले स्थान पे, यानी कि जब बाढ़ आते हैं तो पानी का बहाव अधिक तेज मात्रा में होता है, तो उस स्थिति में ऊंची भूमि वाला स्थान हमारे लिए बेटर होगा। एंड उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 2 नंबर, मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है। जो मलबे के नीचे लोग दब जाते हैं, यानी कि भूकंप से ग्रसित लोग बड़े बड़े बिल्डिंग के नीचे दबे हुए होते हैं, मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए हम किस यंत्र का मदद ले सकते हैं, कौन से यंत्र की मदद ली जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए है दूरबीन, बी है इंफ्रारेड कैमरा, एंड सी है हेलीकॉप्टर, एंड डी है टेलीस्कोप। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा फटाफट कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन आप लोगों के सामने स्क्रीन पे देख सकते हैं, दूरबीन, इंफ्रारेड कैमरा, हेलीकॉप्टर एंड टेलीस्कोप। तो चलिए 2 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि इंफ्रारेड कैमरा। मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए इंफ्रारेड कैमरा की मदद ली जाती है। इंफ्रारेड कैमरा की हेल्प से हम लोग मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगा सकते हैं। एंड उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 3 नंबर, आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिकता उपचार करनी चाहिए। क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि जब भी कोई व्यक्ति आग से जल जाता है, यानी आग से पीड़ित व्यक्तियों के लिए उस स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक हम लोग उपचार कर सकते हैं, यानी कि प्रेजेंट में हम लोग क्या उसके लिए उपचार करें कि वो थोड़ा सा राहत उसे मिले उस व्यक्ति को। तो ऑप्शन नंबर ए है ठंडा पानी डालना, बी है गर्म पानी डालना, सी है अस्पताल पहुंचाना, एंड डी है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा फटाफट कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए कि आग से जलने की स्थिति में जले हुए स्थान पर क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए। ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे दिया हुआ है, ठंडा पानी डालना, गर्म पानी डालना, अस्पताल पहुंचाना, एंड इनमें से कोई नहीं। तो चलिए 3 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि ठंडे पानी डालना, यानी कि जले हुए स्थान पे प्राथमिक उपचार के लिए ठंडे पानी डाल सकते हैं। एंड उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 4 नंबर, बस्ती मकान में आग लगने की स्थिति में क्या करना चाहिए। बस्ती या मकान जो भी है हमारा, उसमें अगर आग लग गए, भाई तब उसमें अगर आग लग जाती है तो उस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, उस स्थिति में हमें घबराना नहीं चाहिए, उस स्थिति में हमें क्या करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए है अग्निशामक यंत्र को बुलाना, बी है दरवाजे खिड़कियां लगाना, सी है आग बुझाने का इंतजार करना, एंड डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए कि बाय द वे अगर बस्ती और मकान में आग लगने की स्थिति में हम क्या करें, हम लोग क्या कर सकते हो उस स्थिति में आग को बुझाने के लिए। तो इसका राइट आंसर की बात करते हैं 4 नंबर क्वेश्चन का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि अग्निशामक यंत्र को बुला ले, यानी कि होपलेस ना हो, अगर बस्ती या मकान में आग लग गई इस स्थिति में अग्निशामक यंत्र को फौरन ही बुला लेना चाहिए। एंड उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 5 नंबर पार्ट का, तो ये हमारा यहाँ से शुरू होता है 5 नंबर पार्ट, यानी कि 5 पार्ट। आपदा काल में वैकल्पिक संचार व्यवस्था, यानी कि जब भी आपदा का काल होता है हमारा 5 पार्ट है, यानी कि चैप्टर 5। तो इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी है, कि हम लोग हमने अभी 4 पार्ट और 3 पार्ट पढ़ा और उसके बाद हमारा है 5 पार्ट। तो 5 पार्ट का नाम है आपदा काल में वैकल्पिक संचार व्यवस्था, यानी कि आपातकाल में जो आपदा काल में वैकल्पिक संचार, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो समाचार पहुंचाते हैं उसकी व्यवस्था क्या है, क्या रहेगी उसकी व्यवस्था। तो इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम आज पढ़ेंगे। तो ऑप्शन हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है। क्वेश्चन पूछ रहे हैं हमसे कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन है, जो सबसे लोकप्रिय है, ट्रेंड में चल रहा है, तो वो क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए है टेलीफोन, बी है मोबाइल, सी है वॉकी टॉकी, एंड डी है रेडियो। इसका राइट आंसर क्या होगा फटाफट कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है। ऑप्शन आप लोगों के सामने स्क्रीन पे दिया हुआ है, टेलीफोन, मोबाइल, वॉकी टॉकी एंड रेडियो। तो इसके राइट आंसर की बात करते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी,
यानी कि मोबाइल। आप लोग सभी जानते हैं कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन बन चुका है मोबाइल। इससे आप घर बैठे कहीं भी संचार लॉगिन कर सकते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 2 नंबर, सुदूर संवेदी उपग्रह, रिमोट सेंसिंग उपग्रह। सुदूर संवेदी उपग्रह जो है उसे रिमोट सेंसिंग उपग्रह का भी नाम से जाना जाता है। तो रिमोट सेंसिंग उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है? जो रिमोट सेंसिंग का प्रयोग होता है उपग्रह का, तो वो किस लिए होता है, उस कौन सा कारण होता है जो उसके लिए उसका उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है दूर संचार के लिए, बी है मौसम विज्ञान के लिए, सी है संसाधनों की खोज के लिए, एवं इनमें से सभी के लिए। तो फटाफट इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए कि सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है। ऑप्शन आप लोग के सामने स्क्रीन पे दिया हुआ है। तो चलिए 2 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मौसम विज्ञान के लिए। जो रिमोट सेंसिंग उपग्रह यानी कि सुदूर संवेदनशील उपग्रह है, इसका उपयोग मौसम विज्ञान जानकारी के लिए यानी कि मौसम की जानकारी के लिए यूज किया जाता है। एंड उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 3 नंबर, सामान्य संचार व्यवस्था से बाधित होने वाला मुख्य कारण है। यानी कि सामान्य संचार व्यवस्था से जो बाधित होता है उसका मुख्य कारण क्या है, इंपॉर्टेंट रीजन क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा केबल का टूट जाना, बी है संचार टावरों की दूरी, सी है टावरों की ऊंचाई की कमी, एंड डी है इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फटाफट कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए कि क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है। पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। क्वेश्चन पूछ रहा है कि सामान्य संचार व्यवस्था से बाधित होने का मुख्य कारण क्या है, यानी कि जो सामान्य संचार अभी व्यवस्था वो बाधित क्यों हो जाता है, उसका क्या कारण है? ऑप्शन आप लोग के सामने स्क्रीन पे दिया हुआ है, केबल का टूट जाना, संचार टावरों की दूरी, टावरों की ऊंचाई की कमी, इनमें से सभी। तो चलिए 3 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि इनमें से सभी। एंड उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 4 नंबर, भारत में कितने प्रतिशत भूमि भूकंप से प्रभावित है? क्वेश्चन हमारा कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में हर बार रिपीट होता है कि जो हमारे पूरे भारत है, पूरे भारत की कितने प्रतिशत भूमि भूकंप से प्रभावित है, यानी कि वहां पे भूकंप अधिक मात्रा में आते हैं, वो प्रभावशील रहता है हमेशा भूकंप की स्थिति के कारण। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा 16%, बी है 56%, सी है 80% एंड डी है 24%। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फटाफट कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए कि भारत में कितने प्रतिशत भूमि भूकंप से प्रभावित है। ऑप्शन आप लोग के सामने स्क्रीन पे दिया हुआ है, 16%, 56%, 80% एंड 24%। तो चलिए इसका राइट आंसर की बात करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 16%। पूरे भारत का 16% भूमि यानी कि पूरे हमारे इंडिया का 16% भूमि भूकंप से प्रभावित रहता है। एंड उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 नंबर, यानी कि यहां से मेरा चैप्टर चेंज हो गया, यानी कि 6 चैप्टर। चैप्टर 6 अब हम लोग पढ़ेंगे, इससे पहले हम लोग चैप्टर 5 पढ़े। चैप्टर 6 यानी कि पार्ट 5 6 हमारा है आपदा और सह अस्तित्व, यानी कि इसमें पढ़ेंगे हम लोग आपदा और सह अस्तित्व से रिलेटेड सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखते हैं कि क्या है हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है? क्वेश्चन पूछ रहा है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक आपदा है। तो ऑप्शन नंबर ए है आग लगना, बी है बम विस्फोट, सी है भूकंप एंड डी है रासायनिक दुर्घटनाएं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फटाफट कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है। ऑप्शन आप लोगों के सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है, आग लगना, बम विस्फोट, भूकंप एंड रासायनिक दुर्घटना। तो चलिए 1 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि प्राकृतिक आपदा है भूकंप, यानी कि ये मानव निर्मित आपदा नहीं है, बल्कि आग लगना, बम विस्फोट, रासायनिक दुर्घटना ये मानव निर्मित आपदा है और भूकंप जो है वो प्राकृतिक आपदा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। एंड उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 2 नंबर, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? यानी कि क्वेश्चन पूछ रहे हैं हमारा कि भूकंप संभावित जो क्षेत्र होते हैं जिधर हमेशा अधिक मात्रा में भूकंप आती है, तो भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की जो आकृति है कैसी होनी चाहिए, यानी कि उधर जो भी बिल्डिंग या जो भी घर बनते हैं उस बिल्डिंग की आकृति जो होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, किस टाइप की होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा अंडाकार, बी है त्रिभुजाकार, सी है चौकोर एंड डी है आयताकार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फटाफट कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए कि भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की स्थिति जो है वो कैसी होनी चाहिए। ऑप्शन है हमारा अंडाकार, त्रिभुजाकार, चौकोर एंड आयताकार।
तो चलिए 2 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि आयताकार। जो भूकंप संभावित क्षेत्र होते हैं वहां पे भवनों की आकृति है जो आयताकार होनी चाहिए। एंड उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 3 नंबर, संकलन वाले क्षेत्रों में ढलान पर मकान बनाने का निर्माण क्या है। क्वेश्चन है हमारा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संकलन वाले क्षेत्रों में ढलान पर मकान बनाने का निर्माण क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए है उचित, बी है अनुचित, सी है लाभकारी एंड डी है उपयोगी। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा फटाफट कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए कि संकलन वाले क्षेत्रों में ढलान पर मकान बनाने का निर्माण क्या है। ऑप्शन आप लोग को देख सकते हैं स्क्रीन पे दिया हुआ है, उचित, अनुचित, लाभकारी एंड उपयोगी। तो 3 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि अनुचित, यानी कि संकलन वाले क्षेत्रों में ढलान मकान बनाने का जो निर्माण है वो अनुचित है, वो गलत है। एंड उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 4 नंबर, सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में मकानों का निर्माण कहाँ आना चाहिए। क्वेश्चन पूछ रहा है कि सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में मकानों का निर्माण है जो कहाँ पे आना चाहिए, कहाँ पर आना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए है समुद्र तट के निकट, बी है समुद्र तट से दूर, सी है समुद्र तट से दूर ऊंचाई पर एंड डी है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा फटाफट कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए कि सुनामी प्रभावित क्षेत्र में मकानों का निर्माण कहाँ पर आना चाहिए। ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे दिया हुआ है, समुद्र तट के निकट, समुद्र तट से दूर, समुद्र तट से दूर ऊंचाई पर एंड इनमें से कोई नहीं। तो चलिए 4 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि समुद्र तट से दूर ऊंचाई पर, इसका राइट आंसर होगा। एंड उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 5 नंबर, बाढ़ से सबसे अधिक हानि होती है, यानी कि जो बाढ़ से सबसे अधिक हानि होता है वो किस चीज का होता है। बाढ़ से तो हानि यानी कि लॉस सभी चीजों का होता है, बट सबसे अधिक हानि किस चीज का होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है फसल को, बी है पशुओं को, सी है भवनों को एंड डी है उपयुक्त सभी को। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा फटाफट कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए कि बाढ़ से सबसे अधिक हानि किस चीज का होता है। ऑप्शन आप लोगों के सामने स्क्रीन पे दिया हुआ है, फसल को, पशुओं को, भवनों को एंड उपयुक्त सभी को। तो 5 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि उपयुक्त सभी को, यानी कि बाढ़ आने से कोई भी चीज सेफ नहीं रहता है, सभी चीज का लॉस होता है, सभी चीज को हानि होता है, फसल को भी, पशु को भी, भवन को भी एंड यानी कि उपयुक्त सभी को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। एंड उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 6 नंबर, कृषि सुखाड़ होता है, यानी कि जो कृषि सुखाड़ की स्थिति होती है वो कब आती है, किस कारण से कृषि सुखाड़ हो जाता है, फसल अच्छी नहीं हो पाती, फसल सूख जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए है जल के अभाव में, बी है मिट्टी के नमी के अभाव में, सी है मिट्टी के क्षय के कारण एंड डी है मिट्टी की लवणता के कारण। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा फटाफट कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए कि जो कृषि सुखाड़ होता है वो किन कारणों से होता है, क्या उसका कारण है जो कृषि में सूखेपन आ जाती है, फसल सूख जाते हैं हमारा। ऑप्शन आप लोग के सामने स्क्रीन पे दिया हुआ है, जल के अभाव में, मिट्टी की नमी के अभाव में, मिट्टी के क्षय के कारण एंड मिट्टी की लवणता के कारण। तो 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि जल के अभाव में। आई होप आप लोग को सभी को पता होगा इसका राइट आंसर कि कृषि जो सुखाड़ है वो जल के अभाव के कारण ही होता है। एंड उसके बाद आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। क्वेश्चन पूछ रहा है हमारा, हम लोग सुनामी के बारे में इस चैप्टर में, इस आपदा प्रबंधन चैप्टर में पूरे डिस्कस किए हैं, पूरे 6 पार्ट तक हम लोग पढ़ाई किए हैं इसमें आपदा प्रबंधन से रिलेटेड क्वेश्चन, 6 पार्ट तक सुनामी का डिस्कशन होते रहा है। तो चलिए देखते हैं कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है, जो सुनामी आता है उसका प्रमुख रीजन क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए है समुद्र में भूकंप आना, बी है मैदानी क्षेत्र में भूकंप, सी है पर्वत पर भूकंप एंड डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या होगा फटाफट कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए कि समुद्र का जो सुनामी आने का प्रमुख कारण है वो किस कारण से आता है सुनामी। ऑप्शन आप लोग के सामने स्क्रीन पे दिया हुआ है, समुद्र में भूकंप आना, मैदानी क्षेत्र में भूकंप, पर्वत पर भूकंप एंड इनमें से कोई नहीं। तो चलिए 7 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि समुद्र में भूकंप, यानी कि सुनामी का सबसे मुख्य रीजन है, सबसे प्रमुख कारण है समुद्र में भूकंप आना। तो आज का था ये हमारा क्वेश्चन, तो आपदा प्रबंधन से रिलेटेड। तो आप लोग को कैसा रहे क्वेश्चन, लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को एंड अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा ताकि वो पढ़ के इस क्वेश्चन को पढ़ के बेहतर से बेहतर रिजल्ट ला सके। ये सारे के सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।